सआदत हसन मंटो अफसाना निगार, फनकार, लिखारी या बागी, इतने बेस में आखिर कितने मंटो थे? लेकिन सवाल ये है कि असल मंटो कौन था? 11 मई 1912 को लुधियाना के गांव सबराला में पैदा होने वाले सआदत हसन मंटो ने अपना बचपन बहुत रूखे अंदाज में गुजारा। बचपन का मंटो वालिद की सख्ती की वजह से मिजाज में तल्ख होने के साथ साथ हर वक्त सहमा हुआ नजर आता था। मंटो साहब ने इब्तदाई तालीम तो घर में बआसानी हासिल कर ली थी, मगर मैट्रिक में मंटो को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मंटो को मुसलसल 2 बार मैट्रिक में नाकामी का सामना करना पड़ा। बिलाखिर तीसरी बार मंटो को मैट्रिक में कामयाबी मिल ही गई थी। यहाँ नाज़रीन व सामीन के लिए हैरान कुन बात यह है कि तीसरी बार मैट्रिक के इम्तिहान में उर्दू अदब का ये बहुत बड़ा नाम सआदत हसन मंटो उर्दू के इम्तिहान यानी उर्दू के पर्चे में फेल हुआ। FA की डिग्री की हसूल के लिए मंटो ने मुख्तलिफ कॉलेजेस में दाखिला लिया, मगर कामयाबी न मिली। बार बार नाकामी का मुंह देखने के बाद मंटो का दिल रिवायती पढ़ाई से बिल्कुल टूट चुका था। सन 1935 में मंटो साहब इंटर किए बगैर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मंटो साहब कुछ ज़्यादा अरसे तक टिक ना पाए। 6 माह की मेहमान नवाजी के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने मंटो साहब को खुदा हाफिज कहा। मंजर आम पे ये तासुर फैलाया गया कि मंटो को तब तक की बीमारी की वजह से यूनिवर्सिटी से निकाला गया, मगर पर्दों के पीछे की कहानी कुछ और बतलाती है। अंदरूनी कहानी के मुताबिक सआदत हसन मंटो को रिवायती निज़ाम से दुश्मनी और इनकलाबी सोच जैसे रवैयों की वजह से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हाथ धोने पड़े। बचपन के सहमे हुए मंटो ने बड़े होकर तकरीबन 24 साल की कम उम्र में लिखने के तमाम तर रिवायती तौर तरीकों को पैरों तले रौंदते हुए अदबी हलकों में एक खलबली सी मचा दी थी। बचपन से तल्ख मिजाजी का शिकार मंटो जब अपने तल्ख अल्फाजों के जरिए मुआशरे की हकीकत का चेहरा सामने लाते तो ये खोखले समाज के मुंह पे एक जन्नाटेदार तमाचे की मानद पड़ता था। यूँ कहना बजा होगा कि उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लिखारी हजरात किसी न किसी हद तक तल्ख ज़रूर लिखा करते थे, मगर हकीकत के पहलुओं में लिपटे तल्खियों को जिस अंदाज से मंटो मंजर आम पर लाते उसकी नज़ीर कहीं और नहीं मिलती। मुआशरे में राइज मुआशरती निज़ाम व नस्क को बड़ी बारीक बीनी से भांपने के बाद मंटो साहब ने मुआशरे में राइज जुल्म और नाइंसाफ़ी की गर्दन पे तलवार रखने के बजाय कलम रखने का फैसला कर लिया था। मंटो ने लाचार, बेबस, बेसहारा तवाइफों पे बहुत ज़्यादा लिखा, जिन्हें मुआशरे में बड़ी हकारत नज़री का सामना था। मुआशरे में इंसानों के रूप में छुपे हुए भेड़ियों को जब मंटो ने कलम के जरिए बेनकाब करना शुरू कर दिया तो मंटो को इसके नताइज भी भुगतने पड़े थे। मंटो पे ना सिर्फ मुकदमात बल्कि फतवे भी चले थे। उस दौर में मंटो को फहाश निगार कहा गया, लेकिन मुआशरे और माशरती गलाजत पे मंटो के लिखे गए एक एक लफ्ज़ को देखकर अंदाज़ा होता है कि मंटो फहाश निगार नहीं बल्कि हकीकत परस्त और हकीकत पसंद थे। आज भी सरेआम जिस्म फरोशी की मंडियां लगती हैं। आज भी कई बेहिस, बेज़मीर, लाचारों, मजबूरों, बेबसों, बेसहारों की मजबूरियां खरीदने के लिए रस्तों में घात लगाए बैठे हैं। आज भी ज़बरदस्ती कई मासूम कोठों की जीनत बनाई जाती हैं। इसका मतलब मंटो सच्चा था। तब से लेकर आज तक मुआशरे की गलाजत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। सन 1936 में मंटो ने अपना पहला अफसानवी मजमूआ आतिश पारा शाये की। इसके बाद अफसानवी मजमूओं को शाये करने का ये सिलसिला थम न सका। शोबा सहाफ़त में मंटो साहब का बहुत अहम किरदार रहा था। बारी अलीग नामी शख्सियत ने मंटो साहब को शोबा सहाफ़त की तरफ माइल किया। मंटो साहब को अखबार पारस पे मुलाजमत मिल गई थी। इसके बाद मंटो साहब ने यक्के बाद देगरे कई अखबारात में काम किया था। बम्बई में मंटो साहब ने मुख्तलिफ फिल्म साज कंपनीज के साथ काम किया। कई फिल्मों की कहानियाँ और मुकालमे लिख डाले। मुंबई, जहाँ हर शख्स की मोहब्बत की कहानी एक फिल्मी अंदाज में शुरू होती है, वहाँ मंटो को इश्क मोहब्बत की फुर्सत ही नहीं मिली। लेकिन घर के आंगन को खाली देखकर माँ की ममता से रहा न गया। मंटो की वालिदा ने सफिया नामी एक कश्मीरी लड़की से मंटो की शादी की बात चलाई, जिसे मंटो ने जिंदगी में कभी देखा तक नहीं था। लेकिन फिर भी माँ के इसरार पे मंटो ने शादी की हामी भर ली। दिल्ली में क़याम के दौरान मंटो ऑल इंडिया रेडियो से भी मुंसलिक रहे। मंटो ने रेडियो के लिए 100 से ज़्यादा ड्रामे लिखे थे।
रेडियो में मंटो की राशिद कृष्णचंद्र और उपेंद्र नाथ अशक नामी शख्सियात के साथ नोक-झोंक चलती रहती थी। एक दिन इन दोनों ने साजिश करके मंटो के एक ड्रामे में चंद एक मुकालमे तब्दील करवाए थे, लेकिन मंटो अपने तहारीर में एक लफ्ज़ तक की इस्लाह को बर्दाश्त नहीं करते थे। शदीद गर्मा गर्मी के बाद यहाँ फैसला मंटो के खिलाफ कहा गया कि वही ड्रामा चलाया जाएगा जिसमें कृष्णचंद्र और उपेंद्र नाथ अशक नामी शख्सियात ने मुतअद्दिद तब्दीलियाँ की थी। दूसरी तरफ मंटो साहब बोरिया बिस्तरा बांधकर रेडियो समेत दिल्ली को अलविदा कहकर वापस चले आए। वापस आकर मंटो ने फिल्म इंडस्ट्रीज का रुख किया। कई फिल्मों की कहानियां लिख चुके थे और कई लिख रहे थे। इसी दौरान बड़े ज़ख़ीर में फसादात शुरू हो चुके थे, मुल्क तकसीम हो गया था। उनकी सूरत हाल ख़राब होने के साथ साथ मंटो के मसाइल भी पेचीदा होने लगे। मंटो की बीवी सफिया लाहौर अपने रिश्तेदारों से मिलने आई हुई थी, जबकि दूसरी जानब इंडिया में मंटो जिस फिल्म की कहानी लिख रहे थे वहाँ उन्होंने मंटो को फारिग करके फिल्म की कहानी के लिए एक और लिखारी को रख लिया था। इस कदर बेरुखी देखकर मंटो ने पाकिस्तान आने का फैसला किया और मंटो पाकिस्तान चले आए। पाकिस्तान में मंटो का सिक्का चलते साथ ही बंद हो गया। शुरू के दिनों में पाकिस्तान में बड़ी आओ भगत हुई, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब ने रुख फेर दिए। पाकिस्तान में लिखने से कबल शायद मंटो साहब ये भूल रहे थे कि ये पाकिस्तान है, भारत नहीं। यहाँ उल्टी गंगा बहती है। खैर, इस बात को खातिर में ना लाते हुए मंटो साहब ने एक अफसाना ठंडा गोश्त लिखा जो साबित बहुत गर्म हुआ। अफसाना ठंडा गोश्त को लिखने के जुर्म में सादत हसन मंटो पे मुकदमा चला। अफसाने को फहाश करार दिया गया। इस जुर्म की पादाश में सादत हसन मंटो को 300 रुपये जुर्माना और 3 माह की कैद सुनाई गई थी। तवक्को की जा रही थी कि हवालात की हवा खाने के बाद मंटो का दिमाग ठिकाने आ जाएगा, मगर सब कुछ खिलाफ तवक्को हुआ। मंटो का दिमाग तो जैसे मजीद खराब हो गया था। देखते ही देखते मंटो साहब ने ऊपर नीचे और दरमियान के नाम से एक और अफसाना लिख डाला। फिर एक और मुकदमा हुआ, लेकिन इसमें मंटो साहब बाइज्जत बरी हुए थे। 2 मुकदमात से कबल बरतानवी हुकूमत के दौर में भी मंटो साहब पे मुकदमात हुए थे। बड़े ज़ख़ीर की तकसीम ने कई जहनों पे दबाव डाला, जिनमें से एक शख्स सादत हसन मंटो भी थे। मंटो को आखिरी अयाम में गुर्बत और शराब नोशी की वजह से शदीद ज़हनी दबाव का सामना था, और कहा जाता है कि मंटो की ज़हनी कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए मंटो साहब को आखिरी अयाम में पागल खाने दाखिल करवाया गया था। 18 जनवरी 1955 को मंटो की सांसों ने अहद बेवफाई का सोचा और 18 जनवरी 1955 को मंटो ने इस फानी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया था।